हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो यार मैं सोच रहा था कि नवंबर में स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 रिलीज़ होने वाला है, तो दिस इज़ द राइट टाइम ताकि हम सारे सीजन्स को रिकैप कर पाए वीकली। मैं हर वीक एक सीज़न का रिकैप ड्रॉप करूंगा और आज से स्टार्ट करते हैं। आज मैं सीज़न 1 का रिकैप करने वाला हूं, तो आई होप यू आर रेडी फॉर इट। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1, द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 में हॉकिंस इंडियाना टाउन में, और वहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं 4 फ्रेंड्स, माइक, डस्टिन, लूकस और विल। अब ये चारों ही फ्रेंड्स माइक के घर में गेम खेल रहे होते हैं, डंजन्स एंड ड्रैगन्स। और गेम खत्म होने के बाद चारों अपने अपने जब घर जा रहे होते हैं, मतलब माइक के घर में होते हैं, बाकी तीनों जब अपने घर जा रहे होते हैं, तो विल मिस्टीरियसली फॉरेस्ट के बीच में से गायब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है एक लैब, एक सीक्रेट लैब गवर्नमेंट की हॉकिंस में ही। वहाँ पे डेंजरस एक्सपेरिमेंट भी चल रहे होते हैं और वहाँ से एक भागी हुई लड़की भी दिखाई जाती है हमें। अब विल के मिस्टीरियसली गायब हो जाने के बाद उसकी मम्मी जॉयस बायर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे पूरे टाउन में ढूंढने की कोशिश करती है अपने फ्रेंड हॉपर के साथ, जो कि इस टाउन का चीफ ऑफ पुलिस भी है। अब विल के बाकी फ्रेंड्स माइक, लूकस और डस्टिन वो भी विल को ढूंढने निकल पड़ते हैं उसी फॉरेस्ट में जहाँ पे विल डिसअपियर हुआ था। बट वहाँ उन्हें विल तो मिलता नहीं है, वहाँ मिलती है उन्हें एक लड़की, और वही लड़की जो उस सीक्रेट लैब से भाग गई थी, और उसका नाम होता है 11। और यहीं एपिसोड 1 हमारा एंड हो जाता है। एपिसोड 2, द वियर्डो ऑन मेपल स्ट्रीट। अब एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि कैसे माइक अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ 11 को वापस अपने घर ले आता है। बट जैसे ही उसे वो घर लाता है, उससे वो बात करने स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें डाउट होने लगता है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, और लूकस सबसे ज़्यादा डाउट करता है 11 पर। अब हॉकिंस लैब वर्कर्स और पुलिस वाले लोग सारे मिलकर विल को ढूंढने में लग जाते हैं पूरे टाउन में। और वहीं दूसरी तरफ विल की मम्मी जॉयस और उसका बड़ा भाई जॉनथन, वो दोनों भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि विल मिल जाए उन्हें। वहीं माइक, लूकस और डस्टिन को पता लगता है कि 11 के पास टेलीकाइनेसिस पावर्स है, तो वो सोचते हैं कि मे बी हम इसकी मदद से विल को ढूंढ सकते हैं, या ये हमारी विल को ढूंढने में मदद कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ विल की जो मम्मी है जॉयस बायर्स, उनको फ़ोन के थ्रू, लाइट्स के थ्रू अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, विल की भी और वैसे भी। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो परेशान हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे घर में। वहीं दूसरी तरफ माइक की बहन नैन्सी सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपनी पार्टी इंजॉय कर रही होती है। एंड उसी पार्टी में उसकी एक फ्रेंड भी आई होती है, बारबरा। एंड सडनली जब सारे लोग बिजी हो जाते हैं, तो वहाँ से उसकी फ्रेंड बारबरा भी डिसअपियर हो जाती है, और यहीं एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3, हॉली जॉली। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है बारबरा से। हम देख पाते हैं कि बारबरा अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच चुकी है, और वहां पे उसको काफी अजीब से क्रिएचर्स उसको चेस कर रहे हैं। और वहीं माइक, लूकस और डस्टिन तीनों मिलके अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं विल को ढूंढने के लिए। अब हमें 11 के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक डॉक्टर ब्रेनर नाम के बंदे ने, जिसको 11 पापा बुलाती थी, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे थे, डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ताकि 11 को उसकी पावर्स मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जॉयस बायर्स पूरे घर में लाइट्स लगा देती है ताकि वो उन लाइट्स के थ्रू विल से बात कर सके। बट उनका जो बड़ा बेटा है जॉनथन, उसको लगता है कि वो पागल होती जा रही है विल के जाने के बाद से। अब हॉपर, जो हॉकिंस का चीफ है, वो जाता है उस लैब में, क्योंकि उसे डाउट होता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसी लैब से कनेक्टेड है, और जो भी डिसअपियर लोग हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहीं लैब से कनेक्टेड है। तो जाता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने, बट वहाँ उसे ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिलता, वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता जिससे वो साबित कर पाए कि इस लैब से सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अब माइक, लूकस और डस्टिन तीनों 11 की पावर की मदद से विल को ढूंढते ढूंढते विल के घर ही पहुँच जाते हैं, और वहाँ पहुँच के 11 पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो उसे दोबारा विल के घर पे ही ले आई, मतलब गलत जगह ले आई। तो 11 पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जॉयस बायर्स है, विल की मम्मी, वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है लाइट्स लगाने के बाद। फिर जैसे ही लाइट्स फ्लिकर करती है तो उन्हें लगता है विल उनसे बात करना चाह रहा है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बट जैसे ही जॉयस बायर्स को पता चलता है कि विल कहीं फंसा हुआ है, इतने में उनके पास एक फ़ोन आता है कि विल की डेड बॉडी फाउंड हुई है लेक के पास। वहाँ हॉपर भी पहुँच चुके हैं, और बाकी उसका बड़ा भाई जॉनथन, माइक और उसके फ्रेंड्स भी पहुँच चुके हैं। सब जब पहली बार विल की बॉडी को देखते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं, सब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और यहीं एपिसोड 3 एंड होता है। अब जॉयस ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बॉडी जो है वो विल की ही है या विल मर चुका है। वो सबको बोलती है कि नहीं, मेरी कल ही विल से बात हुई है, मतलब वो लाइट्स के थ्रू विल से जब बात करती है तो उसको लगता है कि मेरी कल ही विल से बात हुई है, जो वो बॉडी है वो मेरे विल की नहीं है, मेरा विल कहीं फंसा हुआ है। और जॉनथन और हॉपर के खूब समझाने के बाद भी वो उस चीज़ को समझती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मुझे पता है मेरा बेटा जिंदा है। और वहीं 11 अपने पावर्स की मदद से माइक को विल की आवाज़ सुनाती है फ़ोन के थ्रू,
ताकि माइक को बिलीव हो सके कि विल अभी भी जिंदा है। अब हमें पहली बार अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट दिखाया जाता है जिसके अंदर साइंटिस्ट जा रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट करने या रिसर्च करने, और जैसे ही साइंटिस्ट जाते हैं वो वापस नहीं आते। इसको देखकर सारे लैब वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब जॉयस दोबारा ट्राई करती है विल से बात करने का लाइट के थ्रू, और वहीं दूसरी तरफ माइक एंड टीम भी 11 के पावर्स की मदद से विल से बात करने का ट्राई करते हैं। और जैसे ही विल की वो पहली बार आवाज़ सुनते हैं पूरी टीम और उसकी मम्मी जॉयस, तो तब उनको एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ मिलता है। तब वो सोचते हैं कि नहीं, विल इज़ एक्चुअली अलाइव। तब उनको यकीन हो जाता है कि हाँ, विल जिंदा है और कहीं फंसा हुआ है। वहीं बारबरा के जाने के बाद से नैन्सी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो भी उसे ढूंढने का पूरा ट्राई कर रही है अपना। और वहीं जब हॉपर फाइनली उस बॉडी को चेक करने जाता है, जब उसे डाउट होता है, वो उस बॉडी को जब चेक करने जाता है, तब उसे पता लगता है कि वो बॉडी ऑल अलोंग फेक थी। उसमें से उस बॉडी में से कॉटन निकलता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि विल भी जिंदा है और ये बॉडी फेक थी। यहीं एपिसोड 4 हमारा एंड होता है। एपिसोड 5 द फ्ली एंड द एक्रोबैट। अब हॉपर को फाइनली पता चल जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे हॉकिंस लैब का ही हाथ है, वही शामिल है। तो जाता है वो लैब के अंदर, और जब पहली बार जाके वो अपसाइड डाउन का गेट देखता है, इतने में ही पीछे से हॉकिंस लैब के वर्कर्स आके उसको बेहोश कर देते हैं। एंड जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है। एंड देन हॉपर जाता है जॉयस को सब बताने के लिए और उसे जाके सब बताता है। और वहीं माइक एंड टीम को एक और नई चीज़ पता चलती है जिससे वो अपसाइड डाउन गेट पर जा सके। बट 11 जान के उनका रास्ता भटकाती है क्योंकि वो सोचती है कि वहाँ जाना हम सबके लिए सेफ नहीं है। अब हमें 11 के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पहली बार कि कैसे उसने फर्स्ट टाइम अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कांटेक्ट करा। अब नैन्सी और जॉनथन दोनों मिलके दोनों तैयारी करके उस मॉन्स्टर से लड़ने जाते हैं जो उन्होंने एक फोटो में देखा था, जो जॉनथन ने क्लिक करी थी। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उस फॉरेस्ट में, वहाँ पे उन्हें दिखता है एक छोटा सा अपसाइड डाउन गेट। और जैसे ही नैन्सी उस गेट के अंदर जाती है, वो दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाती है, आई मीन अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुँच जाती है। और वहाँ हमें पहली बार डेमोगोर्गन का ग्लिम्स देखने को मिलता है। और वहाँ जैसी वो पहुँचती है, वो गेट बंद हो जाता है पीछे से, और यहीं एपिसोड 5 एंड होता है। एपिसोड 6 द मॉन्स्टर। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी कैसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चली गई और गेट क्लोज हो गया और जॉनथन बाहर ही रह गया। बट जॉनथन उसको ट्राई करता है, आवाज़ें लगाता है, तो नैन्सी एक दूसरी आवाज़ को फॉलो करते करते एक दूसरे गेट से बाहर आ जाती है। तो फाइनली वो दोनों बच जाते हैं। वहीं हॉपर और जॉयस को पता चलता है कि 11 को बचपन में ही उसकी मम्मी से किडनैप कर लिया गया था। तो वो उसकी मम्मी के पास जाते हैं जिनका नाम होता है टेरी आइव्स। एंड उन्होंने डॉक्टर ब्रैनर और हॉकिंस लैब दोनों पे ही केस करा हुआ था 11 के जाने के बाद से। और उसके जाने के बाद से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी थी, वो कुछ बोलती नहीं थी। तो वहाँ जाके भी जॉयस और हॉपर को कोई क्लू नहीं मिलता। वहीं माइक और लूकस की लड़ाई हो जाने के बाद दोनों ही अपने अलग अलग तरीकों से विल को ढूंढने में लग जाते हैं। जॉनथन और नैन्सी को साथ में देखकर स्टीव बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसी वजह से वो नैन्सी को स्लट शेमिंग करता है। इसी चक्कर में स्टीव और जॉनथन की भी लड़ाई हो जाती है काफ़ी ज़्यादा सीरियस, और इवेंचुअली अपना स्टीव हार जाता है वो लड़ाई। अब हमें एक बार फिर 11 के फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि कैसे जब पहली बार 11 ने उस क्रिएचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली 11 ने ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट क्रिएट करा था। मतलब जो पहली बार गेट ओपन हुआ था अपसाइड डाउन वर्ल्ड का, वो 11 ने अपनी पावर्स के थ्रू ही किया था। अब हमें पता चलता है कि हॉकिंस लैब वाले बहुत सारी फोर्स लेकर 11 को पकड़ने आ रहे हैं, और यहीं हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। अब हम देखते हैं कि लूकस अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करता है इस फोर्स के बारे में जो 11 को पकड़ने आ रही थी। और जैसे ही वो उसे इन्फॉर्म करता है, वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। एंड 11 की पावर्स की मदद से वो लोग बच भी जाते हैं। एंड इसके बाद ही लूकस और माइक के बीच की जो लड़ाई होती है वो भी सॉर्ट हो जाती है इनकी। तो सॉर्ट ऑफ ये लोग रीयूनाइट हो जाते हैं। अब लैब वाले माइक के घर पहुंचते हैं इनको ढूंढने, वहाँ पे भी लेकिन माइक एंड टीम उनको नहीं मिलती है। और बाकी घर पे भी जाके वो पता करते हैं, लेकिन उन्हें वो लोग कहीं नहीं मिलते हैं। पूरे टाउन में लैब वाले अपनी फोर्स लगा देते हैं 11 को ढूंढने के लिए, बट उन्हें कहीं नहीं मिलती है। वहीं हॉपर, जॉयस और नैन्सी ये तीनों मिलकर माइक एंड टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें मिल सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। बट माइक की टीम आंसर नहीं करती है। और जब वो आंसर करता है माइक, तो ये जाते हैं उनके पास, उनको लेकर वापस जॉयस के घर आ जाते हैं ये लोग। उसके बाद माइक, लूकस और डस्टिन तीनों मिलके सारी चीज़ें बताते हैं अपसाइड डाउन के बारे में बाकी लोगों को, हॉपर को, जॉयस को, नैन्सी को। उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं कि अपसाइड डाउन में क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद 11 बताती है कि उसे किन किन चीज़ों की नीड है विल को ढूंढने के लिए, अपनी पावर के फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद डस्टिन अपने टीचर की एक हेल्प लेता है एक सॉल्ट बाथटब बिल्ड करने के लिए, वो बिल्ड कर भी लेते हैं। फिर हम देखते हैं फाइनली हमारे विल को जो अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है, जब 11 जाके उससे कांटेक्ट करती है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में,
तब हमें पहली बार विल दिखाया जाता है। अब हॉपर और बायर्स दोनों जाते हैं लैब में ताकि गेट के थ्रू अपसाइड डाउन के अंदर जाके विल को बचाया जा सके, पर वहाँ पहुँचते ही लैब वाले लोग उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर ब्रैनर उनको इंटेरोगेट करना स्टार्ट करते हैं कि उनको इस लैब के बारे में, अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में क्या क्या पता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन में विल के लिए सर्वाइवल और कितना मुश्किल होता जा रहा है। और यहीं हमारा एपिसोड 7 एंड होता है। एपिसोड 8 द अपसाइड डाउन। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्रेनर जॉयस और हॉपर को जब इंटेरोगेट कर रहे होते हैं तो उन्हें वो एक डील देकर छोड़ते हैं कि जो भी तुम्हें हॉकिंस लैब के बारे में पता है, अपसाइड डाउन के बारे में पता है, तुम इस चीज़ के बारे में किसी से भी आगे फ्यूचर में शेयर नहीं कर सकते। तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जो भी पता है तुम्हें यहीं भूलना होगा। इस डील को एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्टर ब्रेनर हॉपर और जॉयस को परमिशन दे देते हैं अपसाइड डाउन में जाने की, उस गेट के थ्रू जो लैब में था। और वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन उस क्रिएचर से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, एके डेमोगोर्गन। और इसी बीच वहाँ पे स्टीव भी पहुँच जाता है और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तभी डेमोगोर्गन भी वहाँ पे आ जाता है। तो ये तीनों उससे लड़ने लग जाते हैं और जैसे ही उसे डेमोगोर्गन को ये लोग आग लगाते हैं तो डेमोगोर्गन वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब जॉयस और हॉपर को अपसाइड डाउन में भी विल नहीं मिल रहा होता, वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं और हॉपर्स को पैनिक अटैक भी आ रहे होते हैं अपनी बेटी को याद करते हुए। अब हम देखते हैं कि माइक और उसके फ्रेंड्स और 11 को भी डॉक्टर ब्रेनर की टीम ढूंढ चुकी है और जैसे ही डॉक्टर ब्रेनर की टीम उन्हें पकड़ने जाती है तो 11 अपनी पावर से सबको एक बारी में मार देती है और उन सबको मारने के बाद वो एकदम बेहोश हो जाती है। इसी बीच एकदम से वहां पे डेमोगोर्गन भी पहुंच जाता है और डेमोगोर्गन जितने भी डॉक्टर ब्रेनर की बची हुई टीम थी उन सबको मार देता है और डॉक्टर ब्रेनर को भी मार देता है। इसी बीच माइक और उसकी टीम 11 को उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं अपसाइड डाउन में फाइनली जॉयस को उनका बेटा विल मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ माइक और उसकी टीम के पास दोबारा डेमोगोर्गन आ जाता है और इस बार 11 अपनी फुल पावर से फाइनली डेमोगोर्गन को मार देती है और उसके बाद वो भी वहां से डिसअपियर हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि विल की सांसें भी अब नहीं चल रही है तो हॉपर उसको सीपीआर देकर फाइनली उसे बचा लेते हैं एंड फाइनली विल कम्स अलाइव। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फाइनली वो लोग विल को वापस अपने वर्ल्ड में ले आते हैं। अब सभी बच्चे अपनी फैमिली के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। सारी पेरेंट्स वरीड हो रहे होते हैं तो सब बच्चों को देखकर अपने खुश हो जाते हैं। अब फाइनली माइक एंड उसकी टीम, विल, लूकस, डस्टिन सारे एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। अब हमें 1 महीने का गैप दिखाया जाता है कि कैसे सारी चीज़ें टाउन में नॉर्मल हो चुकी है, सब अपनी अपनी फैमिली में दोबारा बिजी हो चुके हैं, सब अपनी अपनी फैमिलीज में खुश है, टाउन में खुशियाँ आ चुकी है, विंटर्स आ चुकी है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि विल अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। उसके मुँह से एक अजीब सी चीज़ निकलती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो भी अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और वहीं हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि हॉपर फॉरेस्ट में किसी के लिए खाना रखकर चले जाते हैं और यहाँ पर ये वाला सीजन एंड होता है। तो अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक सीजन 2 के रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।